सर लाइफ क्या है? मेरे हिसाब से लाइफ इज ए टेस्ट। यस, बीइंग एज ए डॉक्टर, हाउ इज द लाइफ? लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बन गया अब तो सिर्फ पैसे ही पैसे हैं। क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर इसमें कुछ रियलिटी? इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो सर हार्ट प्रॉब्लम अब लीडिंग डेथ कॉज बन गया है वर्ल्ड में, ग्लोबली। क्या रीजन? बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे वो दूध नहीं पी पाते हैं, दूध पीते पीते थक जाते हैं, या उनमें सांस फूलने लगती है। तो ये सब चीज़ें पेरेंट्स को अवेयर करती है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं, वैसे ही हार्ट की भी सर्जरी। इसका जब भी नाम आता है वो डरते हैं। बाहर तो लोग कहते हैं सर्जरीज कश्मीर के बाहर, लेकिन कश्मीर में क्या है? इंडिया में ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख पेशेंट्स डायग्नोस होते हैं किसी ना किसी तरह की हार्ट डिजीज। सर क्या रीजन इसमें? स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल, या फिर कोई और भी चीज? जो हमारे फूड हैबिट्स है उनकी वजह से, डाइटरी हैबिट्स की वजह से, जो इराटिक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, और सबसे बड़ी चीज़ है स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। 200 सर्जरीज की है पिछले साल से। तो बोथ जो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत CABG सर्जरी है, मैंने भी सुना है, एक बड़ी सर्जरी मानी जाती है ओपन हार्ट की, जैसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी। ये सबसे मोस्ट कॉमन कार्डियक सर्जरी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड। पर डॉक्टर ये ओनली ऑप्शन है अगर किसी को डॉक्टरी नहीं हो रही है या फिर किसी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कर पाता है कि अच्छे अर्निंग वाले प्रोफेशंस भी हैं जो बच्चे आजकल ऑप्ट कर सकते हैं। थैंक यू अनीस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इन फैक्ट दिस इज अ great show and you are running a great videos. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो जिसका नाम है योर हेल्थ आवर प्रायोरिटी, यानी आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी हम लेते हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो दिल के डॉक्टर हैं। दिल के डॉक्टर से हम दिल की बात करते हैं और दिल के क्या क्या हालात होते हैं वो भी हम आज जानेंगे। मतलब आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं CVTS, यानी जिसको बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन। इसको CTVS भी बोलते हैं और CVTS भी बोलते हैं। इन्होंने इससे पहले काम किया है हैदराबाद में, दिल्ली में, और करंटली ये काम करते हैं एज ए कंसल्टेंट CVTS एट नूरा हॉस्पिटल। सर थैंक यू फॉर कमिंग। आपने अपना कीमती वक्त दिया यहाँ पे आने के लिए, और हमारी जो ऑडियंस है इनको भी हार्ट के बारे में कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाए और होम प्रिकॉशंस के बारे में इनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अनीस। सर सबसे पहले हम जानना चाहते हैं CVTS का जब भी नाम आता है वो डरते हैं। बाहर तो लोग कहते हैं सर्जरीज कश्मीर के बाहर, लेकिन कश्मीर में क्या है? फोबिया है। क्या इसका रीजन ये है कि ऑप्शंस नहीं है CVTS के लिए, या फिर लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस नहीं है इस बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्डियक सर्जरी या थोरेसिक सर्जरी एक यूनिक ब्रांच है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है लोगों के पास। बाहर जैसे हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं, अपेंडिक्स की सर्जरी करते हैं, वैसे ही हार्ट की भी सर्जरीज होती है दिल्ली में, बेंगलोर में, मुंबई में, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। सो नाउअडेज हार्ट सर्जरी या कोई भी हार्ट से रिलेटेड सर्जरी या थोरेसिक सर्जरी 100% सेफ है, जैसे कि बाकी सर्जरीज की तरह। तो लोगों के इसके बारे में अवेयर नहीं है अभी लोग इसके बारे में। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा करनी है इस बारे में कि ये ऐसा कोई बहुत रिस्की सर्जरी नहीं है, इसमें कोई इतना बड़ा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। जो छोटा मोटा जो रिस्क किसी भी प्रोसीजर में होता है, चाहे वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो, चाहे एक सिंपल इंजेक्शन करना पड़े, उसमें भी एक अपना रिस्क होता है। वैसे ही नॉर्मल जो रिस्क होता है वही हार्ट सर्जरी में भी होता है। जैसे हेल्थ केयर के हर एक सर्जरी हो या फिर कोई भी मेडिसिन हो, बिल्कुल, इसका रिस्क भी होता है और बेनिफिट भी होता है। बिल्कुल। सर हार्ट प्रॉब्लम अब लीडिंग डेथ कॉज बन गया है वर्ल्ड में, ग्लोबली। क्या रीजन है इसका? देखिए, हार्ट की डिजीजेस
का एक यूनिक फीचर ये है कि इसमें कोई एज बार नहीं है। ये बच्चों में भी हो सकता है, ये यंगस्टर्स में भी हो सकते हैं और ये ओल्ड एज में भी हो सकते हैं। तो हर साल इंडिया में ऑलमोस्ट 1 से 2 लाख पेशेंट्स डायग्नोस होते हैं किसी न किसी तरह की हार्ट डिजीजेस में जो मुब्तला होते हैं। तो जिनको कभी इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, कभी किसी पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो ये कोई एज बार नहीं रखता है ये हार्ट डिजीजेस जो होती है। तो इसलिए बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सब में हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। सर क्या रीज़न इसमें स्मोकिंग हो सकता है, अल्कोहल या फिर कोई और भी चीज़ है कि जो इफेक्ट करता है कि हार्ट के अब इतने ज़्यादा डिजीज हो रहे हैं? ये एक्चुअली क्या है कि जो बच्चों में जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस होती है। उनको हम ऐसा बोल सकते हैं कि हार्ट की बनावट में जो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे उनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस। जैसे किसी के हार्ट में होल है, किसी के हार्ट में कोई वैल्व नहीं है, किसी के हार्ट में कोई चेम्बर नहीं बना है। तो ये सब चीजें स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस बच्चों में हो सकती है। ऐसी बड़ों में जैसे रूमेटिक हार्ट डिजीज होती है, जैसे वॉल खराब होता है हार्ट का जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है वो हो जाती है, जैसे स्मोकिंग की वजह से, अल्कोहल की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, और जो हमारे फूड हैबिट्स है उनकी वजह से, डाइटरी हैबिट्स की वजह से जो इराटिक है, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, और सबसे बड़ी चीज है स्ट्रेस की वजह से हो सकती है। तो जिनके जो हम फिर बाद में उनको बाईपास सर्जरी से भी हम ठीक कर सकते हैं, वैल्व हम बदल भी सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंटरवेंशन है, स्टेंट भी डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें हार्ट डिजीजेस में बहुत वेरिएशन आती है, चाहे स्ट्रक्चरल हो, चाहे एक्वायर्ड हो, चाहे कॉन्जेनाइटल हो, चाहे एडल्ट्स का हो। तो ये सब चीजें हार्ट डिजीजेस में आती हैं। सर आपने एक बात बोली कॉन्जेनाइटल की स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स होते हैं, कौन से स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है ऐसा, जैसे ASD है, VSD, ये सारे प्रोसीजर्स हैं, कब तक करने चाहिए, यानी कि एज सुन एज पॉसिबल कब तक बच्चों में करने चाहिए, उसके बाद ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है? देखिए, जो हम कॉमनली बोलते हैं कि हार्ट है होल में, तो वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है, कितना उसका प्रेशर हार्ट पे जा रहा है, उस पे ये चीजें सब डिपेंड करती है। तो नॉर्मली हम लेते हैं कि विदिन मतलब कुछ जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीजेस है, जैसे ASD, VSD, मतलब 2 या 3 साल की एज में करेक्शन होनी चाहिए। क्या ये बढ़ सकते हैं विद एज? बिल्कुल। इससे जब अगर इनमें कुछ डिले हो जाए या इनमें हम लापरवाही बरते तो हार्ट फेलियर के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और उसके बाद सर्जरी के भी रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं इसमें, अगर हम इसमें डिले करें। सिमिलरली जैसे अडल्ट्स के जैसे अगर कोई वॉल खराब है, चाहे बाईपास सर्जरी की जरूरत हो या स्टेंट की जरूरत हो, उस टाइम अगर उसमें डिले करे तो वो हार्ट फेलियर की तरफ हार्ट चला जाता है। तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट इसका मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी दवाइयां लगती है, सर्जरी भी रिस्क हो जाती है, बढ़ जाता है रिस्क, तो स्टेंट में भी रिस्क बढ़ जाता है। तो ऐसे ही इसका फंडा ये है कि जब भी कोई भी हार्ट डिजीज डायग्नोस हो तो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल ट्रीट करना चाहिए। So how to diagnose these things कि अब कंजेनाइटल है, अब ये जरूरी नहीं है कंजेनाइटल होते वो तो इको करेगा तो इको से पता चलेगा, कुछ लोगों को पता ही नहीं होता है। तो क्या सिम्टम्स हैं इस चीज के? यस, ये बात भी बिल्कुल बहुत जरूरी है। जैसे बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं, जैसे वो दूध नहीं पी पाते हैं, दूध पीते पीते थक जाते हैं, या उनमें सांस फूलने लगती है। तो ये सब चीजें पेरेंट्स को अवेयर करती है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, जो उनको फिर किसी हार्ट डॉक्टर के पास ले जाने पर मजबूर करती है, और वो इको करते हैं तो वो निकल जाता है। बट यूजुअली बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हार्ट के हैं जो बहुत देर तक एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, मतलब पता नहीं चलता है, अनडायग्नोस्ड रहते हैं, मगर एट द कॉस्ट ऑफ हार्ट का जो फंक्शन है उस पे वो असर पड़ता है। हार्ट का फंक्शन धीरे धीरे साल भर साल कम होता जाता है। तो इसकी वजह से ये फिर अल्टीमेटली
जब एंड स्टेज पहुंचता है इस किसी पर्टिकुलर हार्ट डिजीज का, तो उस टाइम फिर रिस्क भी बढ़ जाता है, इसका ट्रीटमेंट भी, एक्स्ट्रा पैसे भी लग जाते हैं, एफर्ट भी लग जाता है, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, बार बार हॉस्पिटलाइजेशन होती है, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मतलब पहले ही अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि मतलब हार्ट डिजीज़ ऐसा नहीं है कि दवाई खा के फिर ठीक हो जाए, इसमें सर्वेलेंस की ज़रूरत पड़ती है। मतलब 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ईको करने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी जो हार्ट रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस है वो सब चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। मतलब इसका मतलब है कि अगर आप विजिट कर रहे हो हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब के पास विजिट कर रहे हो और आपका जो बच्चा है वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यू शुड आस्क डॉक्टर साहब कि क्या हम कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ अनडायग्नोज तो नहीं है जो आगे जाके हमें प्रॉब्लम करे। बिल्कुल, ये सही बात है, क्योंकि सबसे पहले आता है कि किसी भी डिजीज में डायग्नोसिस होना चाहिए कि डायग्नोसिस क्या बनाया है। अगर कोई भी डॉक्टर आपको डायग्नोसिस दे सकता है तो उसके बाद फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाके सेकंड ओपिनियन ले सकता है, जब उसको पता होगी कि क्या प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें। सर और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, लोगों को इसके बारे में कम अवेयरनेस है। 2 चीज़ें आती हैं, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर, इनमें क्या डिफरेंस है? बिल्कुल, जो हार्ट अटैक जो होता है वो अचानक से होता है, मतलब हार्ट की कोई रग, कोई नस या कोई आर्टरी जिसको हम बोलते हैं वो बंद हो जाती है, अचानक से बंद हो गई, चाहे वो सिकुड़ गई होगी, चाहे किसी डिजीज की वजह से वो बंद हो गई होगी, स्टेनोसिस हुआ होगा, तो वो अचानक से बंद होती है, तो उसको हार्ट अटैक बोलते हैं। ओके। हार्ट फेलियर जिसको बोलते हैं, जैसे कोई डिजीज है, जैसे हम बात कर रहे थे अभी कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस की, एक्वायर्ड हार्ट डिजीज की, जैसे वॉल खराब है किसी का या वाल्व खराब है किसी का, या कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है कि किसी के हार्ट में होल है, तो वो धीरे धीरे वो हार्ट फंक्शन करना थोड़ा कम कर देता है, तो वो उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेल होने लगता है, फेल जब तक कि वो पूरा टोटली स्टॉप न कर जाए। मतलब जो हार्ट अटैक है वो सडन हो जाता है और हार्ट फेलियर जो है दैट्स अ लॉन्ग टर्म। यस सर और एक बात है, थोड़ी सी पर्सनल है, ये जो सीवीटीएस होता है ये चैलेंज होता है डॉक्टर साहब के लिए ऑलवेज, क्योंकि मोर्टेलिटी रेट भी होती है इसमें ज़्यादा। तो आपने क्यों चूज़ किया है? फिर इसके बाद जब आपने चूज़ किया, जो पेशेंट आपके पास आते हैं उनका क्या फिर रहता है जब आपसे मिलते हैं, पोस्ट ऑफ में मिलते हैं? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक कम से कम 200 सर्जरीज की है पिछले साल से। तो बोथ जो बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, पुंछ, राजौरी, यहाँ से उड़ी, रईसी से, जम्मू से भी पेशेंट्स आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिजल्ट अच्छा रहा है और फॉलो अप भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा है, क्योंकि हम आज जो हम अभी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम पेशेंट्स की सेटिस्फैक्शन और पेशेंट को कंप्लीटली ट्रीट करें। और फॉलो अप में भी वो अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद आते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं। हम उनको फिर से सर्वेलेंस पे डाल देते हैं कि अगर किसी को ईको की ज़रूरत होती है तो वो ईको कर देते हैं, अगर ईसीजी या एंजियोग्राफी की जरूरत होती है तो वो करते हैं। पोस्ट ऑफ केयर, पोस्ट ऑफ केयर फॉलो अप इसको बोलते हैं, जब डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सब हम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स अच्छे हैं और पेशेंट्स भी आ रहे हैं। ये 200 जो आपने बोला, ये आपने यहाँ पे किया है कि नहीं? ये हमने नूरा हॉस्पिटल में किए हैं, ये 200 केसेस, बोथ एडल्ट एंड पीडियाट्रिक। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिजल्ट अच्छा हुआ है। बीच बीच में जो भी थोड़ा सा हो जाता है वो दैट इज पार्ट ऑफ गेम। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंशाल्लाह डूइंग गुड। सर ऐसा तो नहीं है कि आपने सिर्फ नूर हॉस्पिटल में काम किया है, आपने इससे पहले भी काम किया है, तो जो आपने किया है काम, बाहर किया है उसके बाद यहाँ किया, क्या डिफरेंस रहा है? और बाहर का जो यहाँ पे आपने ला के अब आप कर रहे हैं एज ए सीवीटीएस सर्जन काम, तो कितना डिफरेंस आपको लग रहा है इस चीज़ में? देखिए, बाहर तो वैसे भी मैं दिल्ली में मैंने काम किया है, मैंने जो कार्डियक सर्जरी की ट्रेनिंग है वो हैदराबाद से की है। कहाँ से?
कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है हैदराबाद में, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बहुत नाम है उसका। हम एक साल में ऑलमोस्ट 3000 केस करते थे वहाँ। हार्ट सर्जरीज, यस, हार्ट सर्जरीज, ओनली हार्ट सर्जरीज, 3000 हार्ट सर्जरीज पर ईयर। तो फिर मैं यहाँ आया तो हमने नूरा हॉस्पिटल और नूरा हॉस्पिटल के एमडी सर ने सपोर्ट किया एंड वी स्टार्टेड कार्डियक सर्जरीज, और माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छा कर रहे हैं। और मैक्सिमम जो लोगों को बेनिफिट हो, बच्चों के पेरेंट्स को सेटिस्फेक्शन हो, क्योंकि ये बच्चे बहुत नीडी होते हैं, तो इनको हम ज़्यादा तवज्जो देते हैं इन सब चीज़ों में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़िलहाल ये कंटिन्यू करेंगे, तो बाकी जो भी होगा इंशाल्लाह देखते हैं। सर CABG सर्जरी है, मैंने भी सुना है, एक बड़ी सर्जरी मानी जाती है ओपन हार्ट के केस में। तो क्या है इसका प्रोसीजर और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि किस पेशेंट को ये सर्जरी करनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली जो CABG या हम जैसे बोलते हैं बाईपास सर्जरी, ये सबसे मोस्ट कॉमन कार्डियक सर्जरी मानी जाती है वर्ल्ड वाइड। पर ईयर जो खाली इंडिया में 1.5 लाख CABG होते हैं पर ईयर, खाली बाईपास सर्जरीज। बाकी सारी सर्जरीज, हार्ट सर्जरीज छोड़ो, बट बाईपास सर्जरीज 1.5 लाख से ज्यादा होती है ओनली इंडिया में एक साल में। तो ये और सबसे कॉमनेस्ट डिजीज है ये हार्ट की, बड़ों की, बच्चों की नहीं, बड़ों की, ये अडल्ट्स की सबसे कॉमनेस्ट डिजीज है, जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की 3 मेन नसें होती है, आर्टरीज होती है, तो वो जब ब्लॉक हो जाती है, उनमें जब डिजीज हो जाती है, तो उनमें वही बाईपास करना पड़ता है। तो उसी को CABG कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। सिम्टम्स क्या रहते हैं इसके? इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसमें बहुत सीवियर चेस्ट पेन होती है। चेस्ट पेन ऐसी होती है कि इंसान को लगता है बस खत्म। हाँ, ये बहुत अनबेरेबल होती है। दूसरा सिम्टम मोस्ट कॉमनली होता है कि सांस फूलना। पेशेंट यहाँ से वहां तक मतलब बाथरूम तक भी नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं क्लास 4 सिम्टम्स। तो ये सब इसमें सिम्टम्स हैं, ये सब चीजें। कभी कभी एटिपिकल सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे पेट के ऊपर वाले हिस्से में भी दर्द हो सकता है, जो हमारा मुंह है या गर्दन है, इसमें भी कभी कभी दर्द हो सकता है। हार्ट के रिलेटेड भी हो सकता है ये, या जैसे हमारी बाईं बाजू में दर्द हो सकता है, वो भी हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। दाईं बाजू में दर्द हो सकता है, वो भी हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। कमर में दर्द हो सकता है, ऊपर वाले कमर में दर्द हो सकता है, वो भी हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। सर, ये क्या इमीडिएट सर्जरी है या फिर इसको रुक के पेशेंट को स्टेबल करके आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम वीक्स कर सकते हैं, फिर इमीडिएट सर्जरी है ये? इसमें इमीडिएट तो मैं नहीं बोल सकता, हाँ, बट एज सून एज पॉसिबल ये वर्ड यूज कर सकते हैं हम, कि एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल। हाँ, क्योंकि हार्ट की तीनों जो रगें हैं वो बैठी हुई है, उसमें ब्लड जाता नहीं है। मतलब हार्ट में अगर 5 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए ब्लड ना जाए, तो हार्ट का जो मास होता है, जो मसल होता है, वो डेड हो जाएगा और इट विल नेवर रिकवर बैक। सो इसलिए 5 सेकंड या 10 सेकंड भी ब्लड सप्लाई बंद हो जाए तो पेशेंट विल डाई। सो इससे मतलब बेहतर है एज सून एज पॉसिबल करनी चाहिए। सर, बीइंग एज ए डॉक्टर, हाउ इज द लाइफ? लोग बोलते हैं कि डॉक्टर बन गया अब तो सिर्फ पैसे ही पैसे हैं। क्या ये सिर्फ मिथ है या फिर इसमें कुछ रियलिटी भी है? देखिए, ये बहुत बड़ी मिथ है कि डॉक्टर्स पैसे कमाते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये बोलूँगा कि डॉक्टर्स आर द मोस्ट अंडरपेड गाइज। आप रोनाल्डो को लो, लियोनेल मेसी को लो, वो बॉल को 2-3 किक्स मारते हैं एंड दे गेट मिलियंस ऑफ डॉलर्स। हम किसी की जान के साथ डील करते हैं, उनकी जान बचाते हैं लिटरली, तो वी आर द मोस्ट अंडरपेड वंस। तो मुझे नहीं लगता है कि डॉक्टर्स का ये होता है कि पैसे कमाने हैं, बट हाँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम में होती है, क्योंकि
पेशेंट के अटेंडेंट, पेशेंट के रिलेटिव्स सारे हम पे भरोसा करते हैं और उनके पेशेंट की जान, उनके जो डियर वंस होते हैं उनकी जान हमारे हवाले करते हैं। तो एक हमें वो सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाँ, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ। यस, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये सब हमारे दिमाग में बस यही होता है कि पेशेंट की बेटरमेंट के लिए हम करें। पेशेंट ठीक हो जाए, हमारे लिए उससे बड़ा इनाम या उससे बड़ा गिफ्ट या उससे बड़ी अप्रिसिएशन कुछ नहीं होती है एक डॉक्टर के लिए। हाउ ब्लेस्ड यू आर आफ्टर बीइंग ए CVT सर्जन? देखिए, कार्डियक सर्जरी वाज ऑलवेज माय पैशन। और मैं पहले से ही जब मैंने जनरल सर्जरी की ट्रेनिंग कर रहा था दिल्ली में, तो तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं कार्डियक सर्जरी करूँगा। तो बिकॉज समहाउ अल्लाह ताला ने स्किल दिया था, तो मुझे लगा कि ज़रूरत भी है हमारे लोगों बहुत ज़्यादा। कश्मीर में बहुत सेंटर्स नहीं है कि जो कार्डियक सर्जरी कर सकते हैं। इनफैक्ट इस टाइम तो फिलहाल हमारा हॉस्पिटल ही है जो कार्डियक सर्जरी करता है, एंड पर्टिकुलरली पीडियाट्रिक कार्डियक जम्मू एंड कश्मीर में कहीं पे भी नहीं होता है। हम करते हैं, आप करते हो? जी बिल्कुल बिल्कुल। नूरा हॉस्पिटल ही एक हॉस्पिटल है जहाँ पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी होती है, बच्चों की सर्जरीज, यस, हार्ट की सर्जरीज। तो ये प्राइड की बात है, ये वी आर ब्लेस्ड कि हमको प्लेटफॉर्म मिला है कि और लोगों को सर्व करने के लिए, इन बच्चों को एक बेहतर लाइफ देने के लिए हमने कुछ स्टेप उठाया है। सर, और एक चीज़ है इसमें, जब आपके पास पेशेंट आते हैं फॉलोअप के बाद, क्योंकि हार्ट का तो ऐसा मसला होता है कि पेशेंट को पता भी नहीं होता ऑन द नेक्स्ट मोमेंट में बचूंगा भी या फिर नहीं बचूंगा। सो जब वो चल के आते हैं, फिर आपसे बात करते हैं एज ए नॉर्मल पर्सन, तो फिर वो आपको ब्लेसिंग देते हो, उसके बाद आपकी क्या फीलिंग, क्या चीज़ रहती है ऐसी? देखिए, ये तो बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि हमारे हाथ चल रहे हैं, हम अल्लाह ताला ने हमको ये एबिलिटी दी है कुछ करने की। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम पेशेंट सेटिस्फाई होना चाहिए, पेशेंट 100% ट्रीट होना चाहिए और वो नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहिए जैसे आप गुजार रहे हो, मैं गुजार रहा हूँ, बाकी और जो नॉर्मल गुजार रहा है। पर्टिकुलरली बच्चे स्कूल जा सकें, खेल सकें अपने माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ। जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको ऐसी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जो हार्ट डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो, बाकी नॉर्मल बच्चों की तरह। सर, ये जो यूथ है ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं या फिर पेरेंट्स भी बोलते हैं कि डॉक्टरी इज़ द प्राइमरी ऑप्शन, नहीं तो डॉक्टरी करनी है, कि डॉक्टरी ये ओनली ऑप्शन है। अगर किसी को डॉक्टरी नहीं हो रही है या फिर किसी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कर पाता है कि ये चीज़, तो फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या सिर्फ डॉक्टरी ऑप्शन है या फिर जो लोग कर रहे हैं अपनी जगह जिसमें जितनी एबिलिटी है वो कर सकता है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल की यूथ या बच्चों के पेरेंट्स जो है वो हमेशा ऑप्ट करते हैं MBBS या डॉक्टर बनना, बट मेरा मानना ये है कि डॉक्टर बनने की सलाहियत होनी चाहिए और वो एबिलिटी होनी चाहिए कि मतलब हम वो सब चीज़ें करें, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करने का, लोगों के काम आने का जज्बा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें पहले ही इनकलकेट होनी चाहिए एक बच्चे में। और हर कोई, मुझे लगता है, डॉक्टर नहीं बन सकता, और डॉक्टर ऐसा भी नहीं है कि ओनली ऑप्शन होना चाहिए। बहुत सारे बहुत अच्छे अर्निंग वाले प्रोफेशंस भी हैं जो बच्चे आजकल ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ, बट पेरेंट्स को मुझे लगता है कि बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। बच्चों को जो मन हो, जो उनकी अपनी ख्वाहिश हो, जो उनका अपना एम हो, वो फॉलो करें, बाकी उन पे छोड़ दें और अल्लाह पे उनको भरोसा रखना चाहिए। जो उनके हक में होगा, जो उनकी डेस्टिनी होगी, इट विल कम टू देम। Every profession is a good profession. Yes, you are right. Every profession is a good profession. सर, आपको पता है कि इंटरवेंशन आ गया है, बहुत सारे प्रोसीजर इंटरवेंशन में होते हैं, इंटरवेंशन प्रोसीजर्स होते हैं, तो क्यों लोग चाहेंगे कि ओपन हार्ट करें या फिर CVTS डिपार्टमेंट में जाएं?
देखो अनीस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हर किसी चीज की इंडिकेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल इंटरवेंशन जो जिसको हम बोलते हैं कि स्टेंट डालना, उसकी भी एक इंडिकेशन है, जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल्स है, जो इंटरनेशनली फॉलो होते हैं, वो है। सिमिलरली हार्ट सर्जरी का भी या ओपन सर्जरी का भी अपनी एक इंडिकेशन है, अपना एक गाइडलाइन है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी एक डिजीज है उसको हम बोलेंगे चलो जी आपको ऑपरेशन करना है, नहीं जी आपको स्टेंट डालना है, नहीं जी आपको इंटरवेंशन करनी है, नहीं ऐसा नहीं है। ये हमेशा हम अकॉर्डिंग टू बुक जाते हैं। जो गाइडलाइंस है, अगर जैसे हम बोलते हैं तीन नसें बंद है किसी हार्ट की, तो उसका जो नंबर 1 ऑप्शन है वो ऑपरेशन ही है। सिमिलरली अगर एक नस किसी की है बंद है हार्ट की, तो उसका नंबर 1 ऑप्शन है स्टेंट। तो यही इंडिकेशन डिपेंड करता है। यस, ये डिपेंड करता है कि क्या डिजीज है, कौन सा स्टेज है, कितनी बारीकी में सीवियरिटी कितनी है डिजीज की। तो ये इसी पे डिपेंड करता है। जैसे हम हार्ट में होल होता है तो उसमें हम 2 चीजें कर सकते हैं, या तो हम जैसे बटन हम बोलते हैं डाल सकते हैं, या ओपन सर्जरी भी कर सकते हैं। तो उसकी भी एक अपनी अपनी इंडिकेशन है कि कब हमको करनी है, कब नहीं करनी है। तो हम हमेशा हमारा यही रहता है कि हम वही गाइडलाइंस और वही प्रोटोकॉल्स फॉलो करें। जिन हार्ट पेशेंट्स को इंटरवेंशन की जरूरत है वो इंटरवेंशन करे, और जिन हार्ट पेशेंट्स को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत हो वो ओपन हार्ट सर्जरी के लिए जाए, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट मिले उनको, ताकि वो लाइफ लॉन्ग जो उनका नॉर्मल जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लाइफ की, वो नॉर्मल रहे। अगर उसको जब हम कोई भी हार्ट डिजीज ट्रीट करते हैं, अगर वो इंसान 100 साल जिएगा तो ही विल लिव फॉर 100 years। ऐसा नहीं हो कि हम अंडर ट्रीटमेंट करें। अंडर ट्रीटमेंट से उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी, और उससे ज्यादा बड़ी बात है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी कम हो जाती है उसकी, अगर हम अंडर ट्रीटमेंट करते हैं या कोई और ऑप्शन हम चूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स पे। ओके सर, और एक चीज आती है ASD, VSD, PDA, ये सारी चीजें आती है, इनमें क्लोजर होता है जो इंटरवेंशन में होता है। ऐसा कौन सा ASD, VSD या फिर PDA है जो कि ओपन हार्ट में करना है, और कौन सा है जो कि ओपन हार्ट में नहीं करना है? तो ये बहुत अच्छी बात है, और ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं कि हर रोज इंडिया में 2500 कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस डायग्नोज होते हैं हर रोज, एवरी डे इंडिया में, खाली बाय बर्थ 2500। उस 2500 में 50 to 60% खाली नॉर्थ इंडिया में बच्चे हैं। तो उसमें भी मैं कॉन्जेनिटल हार्ट सर्जन भी हूँ, पीडियाट्रिक हार्ट सर्जन भी हूँ, क्योंकि मैंने पीडियाट्रिक हार्ट सर्जरी की ट्रेनिंग भी की है बैंगलोर से। तो इंडिया में मैंने देखा, जो नॉर्थ इंडिया में है, कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा बच्चे आते हैं। तो जिनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, जिनकी ट्रीटमेंट डिले हो जाती है, और जो ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाते, ऐसे बच्चे मैक्सिमम जम्मू एंड कश्मीर में ही पाए जाते हैं। ये तो आपने नंबर बोला जो डायग्नोज है, इसमें तो कितने सारे अनडायग्नोज रहते हैं। बिल्कुल ये बहुत बड़ा नंबर है। बहुत सारे ऐसे फार फ्लंग एरियाज में जो बच्चे रहते हैं, जैसे उड़ी, जो फार फ्लंग एरियाज ऑफ बारामुल्ला, सोपोर, ये जो फार फ्लंग एरियाज होते हैं, तो उनमें से ये जो बच्चे हैं जो एजुकेटेड नहीं है, जो अवेयर नहीं है, जिनके पेरेंट्स उतना ध्यान भी नहीं देते हैं, तो वो सब बच्चे फिर अनट्रीटेड, अनडायग्नोस्ड, दे अल्टीमेटली डाई ऑफ हार्ट डिजीजेस if they are not treated. They need awareness. Yes. और रही बात अब जो हम किस होल में हम इंटरवेंशन करेंगे और किस होल में हम ओपन सर्जरी करेंगे, ये भी डिपेंड करता है गाइडलाइंस पे। और जैसे मैं बोलूँगा कि एक सिंपल सा होल है, थोड़ा बड़ा है, और हार्ट पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और इतना बड़ा है कि
उतना बड़ा इंटरवेंशन उसमें नहीं हो सकता, उतना बड़ा वो डिवाइस नहीं होता है कि उसमें हम डाल सके, तो उसमें हम ओपन सर्जरी करते हैं। ओपन सर्जरी में आप क्या करते हैं? ये चेंज करते हैं आप पूरा? ये हम सिंपल इसमें ये है कि ये जो होल है ये हम बंद करते हैं। अच्छा ठीक। बस ये दिस इज द फंडा, मतलब द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी या इंटरवेंशन का यही है, अगर होल है उसको बंद करना है, दैट्स ऑल। जो कॉमन मैन है उसको यही समझाते हैं। और सीएपीजी में हम क्या करते हैं? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग में हम जो नस जो ब्लॉक है उस मतलब नस के ब्लॉक के नीचे खून नहीं जा रहा है, हाँ। तो हम ऊपर से जो बड़ी रग होती है, बड़ी रग से उस ब्लॉक के नीचे वाले हिस्से में डाल देते हैं ताकि उस बड़ी रग से खून आए और वो डायरेक्टली उसमें बाईपास। तो बाईपास उसको क्या कहते हैं, जैसे हम रोड्स को बाईपास करते हैं वैसे हम इन आर्टरीज को, इन रगों को बाईपास करते हैं। ओके सर, तो ये डिपेंड क्या एएसडी डिपेंड करता है साइज पे, ओपन आउट एंड इंटरवेंशन? बिल्कुल, ये भी साइज पे भी डिपेंड करता है, और कोई बहुत कम ऐसे होल्स है जो खाली इंटरवेंशन से बंद होते हैं, बट मोस्ट ऑफ जो होल्स है हार्ट के वो सर्जरी से ही बंद होते हैं, क्योंकि सबसे मोस्ट कॉमन जो हार्ट का होल होता है उसको हम VSD बोलते हैं, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये सबसे कॉमनेस्ट हार्ट स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज है बेबीज में या इनमें बच्चों में, तो वो मोस्ट कॉमनली मोस्ट सर्जरी से ही होती है, उसमें ज़्यादा इंटरवेंशन का रोल नहीं है। जबकि हाँ ASD में रोल है इंटरवेंशन का, और PDA जो होता है और एक होल होता है उसमें भी रोल है इंटरवेंशन। बट डिपेंड्स अपॉन साइज। यस, हाँ, फिर भी साइज नहीं, बहुत सारी चीजें, साइज, प्रेशर इसका कितना होता है हार्ट पे, और कितना एज पेशेंट का है, कितनी उसकी फिर हार्ट कितना बड़ा डायलेट हो गया होता है, उतनी बड़ी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होती है। तो प्रॉपर इवैल्यूएशन करके, इन्वेस्टिगेशन करके, डिस्कस करके, हम हमारी जो टीम है यहाँ हार्ट टीम, जिसमें एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट है, एडल्ट कार्डियोलॉजिस्ट है, हम हार्ट सर्जन्स हैं, तो हम डिस्कस करके किसी भी केस को पहले एनालाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, उसके बाद हम उनको ट्रीटमेंट ऑफर करते हैं, और जो उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होगी वो हम उनको देते हैं। सर पोस्ट ऑप में क्या रहता है? जब पोस्ट ऑप पेशेंट आता है तो उसमें कितना सक्सेसफुल रेट रहता है इस चीज में? देखिए, हमने जितनी भी सर्जरीज की है, हमारा हर कोई जो पेशेंट है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, हमने विदिन 5 to 6 डेज हमने उनको डिस्चार्ज किया है। तो एक दिन हम ICU में रखते हैं हार्ट सर्जरीज के बाद, या मैक्सिमम 2 दिन, उसके बाद 3 या 4 दिन हम उनको रूम में या वार्ड में रख के फिर वहीं से उनको घर भेज देते हैं। इट इज नॉट कि लोगों में जितना है दिमाग में नहीं, ओपन हार्ट का पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल नहीं। हार्ट सर्जरी इनफैक्ट अब बहुत ही इनोवेट और बहुत ही इवॉल्व हुई है, बहुत ही सेफ है हार्ट सर्जरीज, बहुत ही मतलब जो मैकेनिज्म है, मशीनरी है, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स है, वो आए हैं जो हार्ट सर्जरी को बहुत ही सेफ और रिस्क फ्री बनाती है। हाँ, जो 1-2% जो रिस्क बाकी प्रोसीजर्स में भी होता है वो भी इसमें भी होता है। बाकी एज सच जो लोगों में वो जो फहम है या डर है कि अच्छा हार्ट सर्जरीज में ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही बात। तो हमारे पास जो टेस्टिमोनियल्स है, हमारे पेशेंट्स के फॉलोअप्स है, सब हमारे पास अवेलेबल होते हैं, ताकि हम पेशेंट्स जो नए पेशेंट्स आते हैं उनको दिखाते हैं, देखिए ये हमारे पेशेंट है, ये फॉलोअप है, इनको 2 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं सर्जरी को, ये अच्छी तरह से रह रहे हैं, बच्चे बिल्कुल खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ अच्छी तरह से घुल मिल रहे हैं। तो वो हम उनको फॉलोअप पे दिखाते हैं कि हाँ जी, हार्ट सर्जरी इज कम्प्लीटली सेफ, कम्प्लीटली रिस्क फ्री, और कोई भी इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सर आई हैव विटनेस, मेरी एक कजन है 10 साल पहले उन्होंने DVR किया है एंड शी इज स्टिल गुड, शादी भी की, बच्चे भी किए, शी इज वेरी गुड। सर CVTR जो डिपार्टमेंट है इसमें आता है कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरीज, या फिर सर्जन भी हम बोलते हैं, लेकिन लोगों में क्या है कि बोलते हैं नहीं ये तो सिर्फ ओपन हार्ट या फिर हार्ट के रिलेटेड सर्जरीज कर सकते हैं, क्या यही चीज़ है? या फिर CVTS जो हमारे डॉक्टर साहब होते हैं ये कुछ और भी कर सकते हैं हार्ट के बगैर? ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी का, कि बहुत ही वास्ट ये ब्रांच है।
तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है ये कार्डियक में भी होती है, मतलब हार्ट के रिलेटेड भी होती है, थोरेसिक मतलब जो लंग्स है हमारे, जो हमारा चेस्ट है उसके रिलेटेड भी, और वैस्कुलर मतलब नसें जो हमारी होती हैं, ब्लड वेसल्स उनमें भी होती है। तो ये एक बहुत ब्रॉड मल्टी स्पेशलिटी ब्रांच है जिसपे हम हार्ट भी करते हैं, लंग्स भी करते हैं और थोरेसिक भी करते हैं। और बाकी जो चेस्ट में जितनी भी ऑर्गन्स है, जैसे फूड पाइप है उसका भी ऑपरेशन करते हैं, इसोफेगस जिसको हम बोलते हैं, ट्रेकिया जो है, जो विंड पाइप है उसके भी हम ऑपरेशन करते हैं। और बाकी जो रगे हैं, चाहे अपर लिम्स की चाहे लोअर लिम्स की, जैसे हम वेरिकोस वेन्स करते हैं, लेजर करते हैं वेरिकोस वेन्स में, या कोई एम्बोलेक्टमीज करते हैं, जो रगे बंद हुई होती है उनको खोलते हैं, तो या पेरिफेरल बाईपासेस करते हैं, जैसे कोई रग यहाँ बंद है, जैसे हम हार्ट के रिलेटेड बात कर रहे थे कि हार्ट में कोई रग बंद है, ऐसे ही अगर किसी लोअर लिम्ब में हार्ट मतलब आर्टरीज की डिजीज है तो उसमें हम बाईपास कर सकते हैं, तो वो बाईपास भी हम कर सकते हैं। तो जहाँ भी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे, बिल्कुल ब्लड वेसल्स जहाँ भी है तो हम उनका मतलब ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो उसको वैस्कुलर सर्जरी बोलते हैं। अच्छा सर, लंग्स में आप क्या क्या मतलब जो थोरेसिक का एरिया विदाउट हार्ट, इसमें आप क्या क्या करते हो? थोरेसिक में तो बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे लंग्स में ट्यूमर होता है, पहली बात। लंग्स में सिस्ट होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट जो जिनको बोलते हैं, वो कॉमन जो यहाँ के हमको मिलता है पेशेंट्स में। ऐसे ही एम्फाइमा जो पस भरा हुआ होता है लंग्स और छाती के दरमियान, उसमें हम ट्यूब डाल सकते हैं। या कभी कभी जो चेस्ट ट्रॉमा हो जाता है, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इनको जो रिब्स फ्रैक्चर हो जाती है, उससे हवा जमा हो जाती है जिसको न्यूमोथोरैक्स कहते हैं, तो वो हम उसमें ट्रीट कर सकते हैं, हम ट्यूब डाल सकते हैं, बाकी चीजें कर सकते हैं। इट इज नॉट ओनली हार्ट? यस, इट इज नॉट ओनली हार्ट, इट इज थोरेसिक एंड वेस्कुलर आल्सो। सर, जो घर में होते हैं लोग, वो कैसे बचे इस चीज से, जो हार्ट के डिजीज होते हैं, इनसे कैसे बचे? प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या रहे ताकि इससे बचें? या फिर जो लोग जिन्होंने किया है ऑलरेडी कोई भी हार्ट की सर्जरी, वो अब क्या क्या प्रिकॉशन लें ताकि जो उनकी आने वाली लाइफ है वो हेल्दी रहे? देखिए, हार्ट डिजीजेज में बहुत सारी चीज़ें रोल प्ले करती है, जैसे फैमिली हिस्ट्री प्ले करती है, ओबेसिटी जिसको हम मोटापा कहते हैं, और वेट वेट ज़्यादा होता है किसी का, और डायबिटीज़ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन डिजीज़ है आजकल, वो भी बहुत हार्ट पे असर करती है। इसके अलावा जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, थायराइड इम्बैलेंसेस हैं, वो सब चीज़ें इसमें रोल प्ले करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि हम जो कर सकते हैं, हम जो मॉडिफाई अपनी लाइफ में कर सकते हैं, दैट इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज द मोस्ट कॉमन थिंग जो हम मिस भी करते हैं और मतलब अवॉइड भी करते हैं। Yes, exactly. तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर किसी को हार्ट डिजीजेज से, चाहे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस से बचना होगा, तो वो कुछ भी करे, चाहे वो खाए पिए बाकी चीजें करे, मगर एक्सरसाइज के लिए एक अलग से शेड्यूल रखें, ताकि ये हर किसी की लाइफ का एक हिस्सा बन जाए। चाहे 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 45 मिनट्स ही सही, मगर रेगुलर डेली एक्सरसाइज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच प्लेज a vital role in avoiding these kind of diseases like heart diseases या और कोई। एक्सरसाइज तो पूरी बॉडी के लिए हेल्दी, पूरी बॉडी। यस। जो सर इन्होंने जिन लोगों ने सर्जरी की है उनके लिए क्या प्रिकॉशंस रहेंगे पोस्ट ऑप में? देखिए, हम जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं उनको हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी वो हमारे हॉस्पिटल से घर जाते हैं, उनको हमारी यही एडवाइस रहती है कि आप बिल्कुल नॉर्मल हो। मीन्स जैसे आप खाने पीने में जैसे आपकी फैमिली खाती पीती है, वैसे आप भी खा सकते हो, जैसे आपके नॉर्मल लाइफ उनको गुजारनी है। वो कहीं कोई डिफरेंट नहीं होते हैं कि उनको अब बिस्तर पे रहना है, उनको बेड पे रहना है, उनको ये भारी भरकम वजन नहीं उठाना है, उनको ये नहीं करना है, वो नहीं खाना है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉपरली अपना
स्केड्यूल जो मैंने बोला कि एक्सरसाइज, बाकी सब चीज़ें जो फूड डाइटरी हैबिट्स, बैलेंस डाइट, हाँ यस, बैलेंस डाइट यूज़ करें, तब उनकी लाइफ और हमारी लाइफ गुजारने में कोई भी डिफरेंस नहीं होती है। तो सर ये तो सबके लिए है। बिल्कुल सर, लाइफ क्या है? अच्छा, तो मुझे लगता है ये फिर लास्ट क्वेश्चन होगा। तो मेरे हिसाब से लाइफ इज ए टेस्ट। यस। मैं बस एक ही वर्ड में ये डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में पैदा किया है या भेजा है एज ए ह्यूमन बीइंग, नहीं मतलब एज ए एक इम्तिहान के लिए। तो हम इसी इम्तिहान को पूरा कर रहे हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ। तो हम इस इम्तिहान में कैसे उतरेंगे, हम इसमें कैसे परफॉर्म करेंगे, हम पास होंगे या फेल होंगे, हम कैसा लिखेंगे, वो डिसाइड करेगा हमारा आफ्टर लाइफ। सो आई थिंक लाइफ इज ए टेस्ट। लाइफ इज ए टेस्ट जिसमें आपको पास होना है इंशाल्लाह, अपने अमाल से। यस, अपने कामों से, अपनी वही जो मैं बोल रहा हूँ, जो हमको जो लाइफ गुजारनी है, आप समझो हम टेस्ट दे रहे हैं, ये जर्नी पे हम, ये जर्नी है जो हम इम्तिहान दे रहे हैं, हमको अल्लाह ताला ने इम्तिहान दिया है। तो हमको इसमें कोशिश और हमेशा मतलब मेक श्योर करना है कि हम इस टेस्ट में पास हो जाएं, ताकि हमारी जो आफ्टर लाइफ है वो अल्लाह ताला की मर्जी से अच्छी रहे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं, हमसे बात की है, अपना कीमती वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। हमारी ऑडियंस जो है इनको भी हेल्थ के बारे में बहुत ही बेनिफिटेड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। थैंक यू अनीस, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इन फैक्ट दिस इज अ ग्रेट शो एंड यू आर रनिंग ए ग्रेट वीडियोस। मैं भी आपका फॉलोवर हूँ सारी साइट्स पे, सोशल मीडिया पे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके वीडियोस फॉलो करना, आपके जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो फॉलो करना। इनफैक्ट रेडियोलॉजी में तो बिल्कुल मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत फ्रीक हूँ रेडियोलॉजी का, क्योंकि हमारा बहुत सीटी स्कैन और MRIs, एक्सरेज पे बहुत काम होता है। इसलिए मैं आपके रेडियोलॉजी वीडियोस बहुत फॉलो भी करता हूँ और शेयर भी करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फॉर कमिंग। थैंक यू।